अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोरियासिस, यानी चंबल क्या है और इसके असबाब क्या है और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है। इस वीडियो में मैं आपको इसके जितने भी मामलात हैं तफसील से बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल और ज़रा गौर से सुनें, क्योंकि चंबल एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज से मुराद ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर हो जाता है। तो यही इसके जो सेहतमंद सेल होते हैं हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के, वो स्किन के दूसरे सेल को डेड करना शुरू कर देते हैं। जब वो सेल डेड होते हैं तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि हमारी स्किन पर एक तह जमना शुरू हो जाती है जो डेड शुदा सेल होते हैं। जब उनकी तह जिस्म पर जमती है तो उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की तह बन जाती है, उसमें इंतहा और जिस्म का सुर्ख होना शुरू हो जाता है। और जो वो सिल्वर कलर के पैचेस बनते हैं मुख्तलिफ जगह पे, ख़ास तौर पे सर पे, कोहनी पर, नाखूनों पर, और वो फैलते-फैलते बाद दफ़ा छोटे-छोटे पैचेस होते हैं और उसके बाद वो बड़े-बड़े पैचेस बन जाते हैं, हत्ता कि वो सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इसको हम सोरायसिस कहते हैं। असल में होता क्या है कि जो हमारे सेहतमंद सेल हैं, जिसे टी सेल और न्यूट्रोफिल सेल कहते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करके जो सेल सेहतमंद होते हैं उनको डेड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इस मर्ज़ से दो चार होना पड़ता है। अब देखना ये है कि जब ये हो जाती है तो जिस्म पर क्या होता है। जब ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी भी मरीज़ में शुरू हो जाए तो जिस्म पर होता क्या है, उसमें होता ये है कि सबसे पहले इंसानी जिल्द पर सुर्ख रंग के छोटे-छोटे पैचेस बनेंगे और उसमें इंतहा का दर्द, जलन और सुर्खी होगी। ये तीनों चीज़ें मिक्स होकर इसको हम सोरियासिस कहते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जब ये हो जाता है तो मरीज़ इससे बहुत परेशान होता है, क्योंकि एलोपैथी सिस्टम में इसका मुकम्मल इलाज नहीं है। मरीज़ बहुत परेशान होता है क्योंकि हर इंसान का जो दफ़ाई निज़ाम है, जो उसका चौकीदार है, वही उसका घर का नुकसान कर रहा है। तो मरीज़ को समझ नहीं आती और इसका करे क्या। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी इसका इलाज नहीं है एलोपैथी सिस्टम में, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये इंशाल्लाह 100% क्योरेबल है। बस परेशानी वाली बात इसमें सिर्फ एक ही है कि मरीज़ को और डॉक्टर को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज सालों पर मुहित है, एक आधे दिन का ये इलाज नहीं है। तो जो इसके असबाब हैं या ट्रिगर फैक्टर हैं, आप उसकी तरफ तवज्जो दें कि सबसे पहली वजह इसकी जो आती है कि जो मरीज़ हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो डिप्रेशन से निकले। और दूसरे नंबर पे जो मरीज़ मोटापे का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने वज़न को कंट्रोल करें। और तीसरे नंबर पे कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। उन मरीज़ों को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में अल्कोहल को तर्क कर दें। और इसके बाद अक्सर मरीज़ों जो जल्दी अमराज का शिकार रहते हैं, ख़ास तौर पे मतलब कि एक्जिमा हो गया और इसके अलावा ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, और इसके अलावा जो मरीज़ एड्स का शिकार हैं, उन मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इनका चांस होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ के फैलने का। तो मरीज़ों को चाहिए कि इन चीज़ों से वो बचें। और दूसरे नंबर पे बाज़ दफ़ा इसके असबाब में ये भी है कि जिन मरीज़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, अगर आप किसी टेस्ट से ये शो हो रहा है तो आप इन दोनों चीज़ विटामिन ए और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो रही है, इसको पूरा करें। तो आपका मरीज़ और आप बिज़ाते खुद बहुत जल्दी इस मर्ज़ से निजात पा जाएँगे। और इसके अलावा कुछ मरीज़ों में जब इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, अपने ताज़ा फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने माहौल में ख़ास तौर पे ये जो बंद कमरे हैं
बोसीदा मकान हैं, इनसे निकलें। और इसमें डरने वाली ये कुछ छूत की मर्ज़ नहीं। अक्सर मरीज़ों के काले आते हैं कि जी हमें तो है, हमारे बच्चों को ना हो जाए। ये ऐसा नहीं है, ये छूत की मर्ज़ नहीं है, ना ये इंटरकोर्स से होती है, ना बच्चों को छूने से होती है, इसका ये मसला नहीं होता। ये जब भी होगी, इसके जो ट्रिगर फैक्टर अभी मैंने बताए हैं, ये इसके वजह से होगी। अब इसकी ना बहुत सारी अक़साम हैं, जिसका मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज किया है। जैसे नंबर 1 पे है सबसे पहले गुटेल, नंबर 2 प्लेग, नंबर 3 इनवर्स, और इसके अलावा आर्थराइटिस, सोरायसिस, और इसके अलावा एरिथ्रोडर्मेटिक सोरायसिस। ये इसकी मेन हैं जो अक़साम हैं। इसके अलावा इसकी और अक़साम भी हैं, जैसे ये स्किल पर यानी सर की खोपड़ी पे बहुत ज़्यादा है, कोहनियों पर बहुत ज़्यादा निकलती है, और इसके अलावा जो जिस्म के जोड़ हैं, ये इनका ज़्यादातर स्टार्ट यहाँ से होता है। और इसके अलावा ये जो पाँव के नाखून हैं और हाथों के नाखून हैं, इस पर इसकी इब्तिदा बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं जिसका इलाज, लेकिन होम्योपैथी तरीक़ा में इसका इलाज अलामात के ज़रिए किया जाता है। इसकी कोई भी अक़साम हो, वो सब ठीक हो जाती हैं, लेकिन बात फिर वही है कि इसका इलाज थोड़ा-सा लेंथी होता है। अब मैं बताऊँगा कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे शुरू करना है, क्योंकि इसमें एपिसोड आते रहते हैं। ये ख़ास तौर पे सर्दियों में ज़्यादा होती है, गर्मियों में ठीक हो जाती है। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बाज़ दफ़ा इसमें कमी बेशी आती रहती है और मरीज़ मुतमिन हो जाता है कि मैं ठीक हूँ, हालाँकि वो मुकम्मल क्योर नहीं होता, तो वो अपना इलाज छोड़ देता है। दूसरे नंबर पे इसके जो अहम पॉइंट है ना, उसमें ये है कि इसमें हमेशा जो अद्वियात हैं वो छोटी पोटेंसी से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ ने लॉन्ग टाइम चलना होता है। आप 3x से शुरू करें, आहिस्ता-आहिस्ता पोटेंसी बढ़ाते जाएँ, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है, खा अपने हैं या मुख्तलिफ फार्मेसियों के हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि इसकी कोई मिज़ाजी दवाई मिल जाए, तो आपका मरीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर होगा। तो अब इसकी जो 2 अक़साम है ना, सबसे पहले तो ये ज़्यादातर सर्दियों में फैलता है। आप इसको थोड़ा-सा इसको कैटेगराइज़ कर लें कि अगर सर्दियों में आप पर हमला होता है, ख़ास सर पर है, पूरे जिस्म पर है, ये कानों के पीछे है, या नाखूनों का है, या पाँव पर है, किसी जगह पर भी है, तो अगर सर्दियों में शुरू होता है तो आप इसका इलाज सुराइनम वानम से शुरू करें। सुराइनम वानम आपने वीकली और 15 दिनों के बाद, 1 माह के बाद, 2 माह के बाद इसकी पोटेंसी बढ़ाते जाएँ। नंबर 1 तो ये दवा है। नंबर 2 पे एंथ्रेक्सिनम, इसको भी आपने 200 से शुरू करना है और आगे सीएम तक ले जाना है। 2 और नंबर 3 पे जो है ना मेथोट्रेक्सेट, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एलोपैथिक दवा है, ये पोटेंटाइज़ मुख्तलिफ कंपनियाँ बना रही हैं और बाज़ार से अवेलेबल है, मिल जाएगी। आप ये भी साथ एज़ ए करंट रेमेडी इसको भी देते रहें। और ये 3 अद्वियात तो आपने देनी देनी है। अब बात कर रहे हैं कि अगर सर्दियों में एग्रीवेशन होती है इसकी, तो आपने सुराइनम से शुरू करना, और इसमें ज़्यादातर आपको जो दवाइयाँ मिलेंगी, वो पहले नंबर पे आर्सेनिकम एल्बम और दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम। ये 2 अद्वियात ऐसी हैं कि इनसे मरीज़ बहुत ज़्यादा कवर होता है, लेकिन शर्त ये है कि देखो, आर्सेनिकम एल्बम का मरीज़ चिल्ली होता है, इसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर उसकी अलामात है तो ये दें। जैसे पेट्रोलियम में सर्दी उसको भी लगती है, लेकिन उसकी स्किन जो है वो रफ, खुरदरी और कट आ जाते हैं, बहुत सारी दरारें, चीरें पड़ जाती हैं, हत्ता कि खून निकलना शुरू हो जाता है। अगर इसकी अलामात है तो आप इसको 3x में से शुरू करें। दूसरे नंबर पे ये 2 दवाइयाँ तो ये हो गई, जो सर्दियों में आपके ज़्यादा काम आएँगी। और इसके अलावा अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा है, तो आप आर्सेनिक आयोडाइड 30 में, सेलेनियम 30 में और नाट्रियम 30 ताकत में ये शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी अलामात के मुताबिक। ये नहीं कि गर्मियाँ शुरू हो गई तो ये शुरू कर दें, क्योंकि मरीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, देखो अब जैसे एक मैं किस्म बता रहा पस्ट्यूल वाली, अगर जिस्म में पस भी है, सोरायसिस के जो पैचेज़ है उनमें पस पड़ चुकी है, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको हेपरसल्फ होगी, इसके अलावा कैलकेरिया सल्फ है, सलेशिया है, मरक्साल है, ये अलामत मायरस्टिका सेबीफेरा है,
ये जो अद्वियात है ये अलामात के मुताबिक देनी। इसलिए मैं अक्सर मरीज़ों से और डॉक्टरों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सोराइसिस का अगर ट्रीटमेंट लेना है तो अपने कोई भी नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर किसी को कंसल्ट करके अपने तौर पे इसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मरीज़ का मिजाज अलामत चेंज होंगी उसकी दवा भी चेंज हो जाएगी। साफ ज़ाहिर है एक दवा नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मरीजों को अवेयरनेस हो कि हमें क्या मसला है और इसका इलाज हमने कैसे लेना है, और वो मरीज़ आपको अलामात देने में आसानी पैदा करे कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो में जो बताया मुझे ये अलामात है। और मरीज़ अगर गर्मी लगती है उसकी दवाई और है, सर्दी लगती है उसकी दवाई और है। अब जैसे अगर सर पे है, बहुत ज़्यादा है और इतने पैचेस बने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेशा भी है, तो आपको ज़्यादातर मज़ीरियम के केस मिलेंगे। आपको उसमें ग्रेफाइटिस के मरीज़ मिलेंगे, ठीक है? और उसमें आपको कल्केरिया सलफ के मरीज़ मिलेंगे। आप इसी तरह अगर पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें और बाज़ मैंने ऐसे मरीज़ देखे जिनके जेनिटल एरिया पर बहुत ज़्यादा पैचेस बने होते हैं, तो रेडियम ब्रोम 30 इसमें बहुत अच्छा काम करती है और पाँव के जो तलवे हैं इन पे बहुत अच्छा करती है। लेकिन अगर पाँव के तलवे बहुत ज़्यादा जलते हैं तो फिर मेरा तरीकाकार ये कि थूजा वार्नम दे के सल्फर 30 की एक खुराक रोज़ाना शुरू करा देते हैं। इससे मरीज़ बहुत जल्दी कवर शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनके जो नाखून होते हैं वो बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं और नाखून मोटे होना शुरू हो जाते हैं और बल्कि पीलाहट लेना शुरू कर देते हैं, उनके नीचे पस पड़ना शुरू हो जाती है। अगर नाखूनों का सोराइसिस है तो ऐसी सूरत में आपको थूजा, ग्रेफाइटिस और एंटम क्रूड ये 3 अद्वियात पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और इसमें से आपको कम से कम एक दवा लाज़मी मिल जाए, देनी एक ही है। दवाइयाँ तो बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ आपको इसके नज़दीक मिल जाएँगे। हाँ, कुछ मरीज़ों के जब इसके ऊपर सिल्वर कलर के जो छिलके उतरते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली ख़ारिश होती है। इसमें मैंने देखा कि एंटम क्रूड 3x में और काली में और 6x में, ये आप 1 माह, 2 माह, 6 माह रेगुलर मरीज़ को खिलाएँ, क्योंकि वो जो उसका मियाज़मेटिक दवा है या कोई भी नसोड है, वो तो देना ही देना है। अगर ये अलामात है तो आपने इसका इलाज शुरू करना है और इसी तरह जैसे-जैसे मरीज़ की अलामत में चेंजिंग आ जाएगी, उसी तरह मरीज़ की दवा भी तब्दील होती जाएगी। इसलिए अगर 1 माह आपने कोई भी दवा दी, उसके बाद अगर उसमें कोई तब्दीली आई है, मज़ीद दवा की अलामत पैदा हो गई है, तो आप उस दवा को छोड़कर वो दूसरी दवा शुरू कराएँ। तो आपके सोराइसिस के जितने भी मरीज़ हैं, जो बहुत परेशान हैं कि ये लाइलाज मर्ज़ है, ऐसा नहीं है। ये इंशाअल्लाह 100% क्योरेबल हैं, लेकिन शर्त ये है मुआलिज और मरीज़ को आपस में सब्र करना चाहिए और इंशाअल्लाह जितने भी सोराइसिस के मरीज़ हैं, वो सब ठीक हो जाएँगे। वस्सलाम।